गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 परिवर्तनकारी जो बाह्य शक्तियां हैं उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि भूमिगत जल के कार्य क्या है, तो इसके अंतर्गत हमने पाताल तोड़ कुआं देखा था और उसके बारे में हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम देखेंगे गीज़र क्या होता है। तो भूगर्भीय गर्मी से जिन गर्म जल स्रोतों का जल बड़े वेग से फव्वारे की भांति बाहर फूट पड़ता है। कई बार क्या होता है, भूमि के अंदर गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जल स्रोतों का जल बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ, जैसे फव्वारा कैसे निकलता है, ठीक उसी प्रकार से वो जल वहाँ से निकलना शुरू होता है। तो वो सेम कैसा दिखाई देता है, जैसे फव्वारा हो या गीज़र हो। इस तरह से ये दरारें पड़ जाती है भूमि के अंदर और ये गर्माहट के कारण, जल अंदर की तपिश के कारण, गर्मी के कारण ये बाहर की तरफ निकल आया है। ये कहलाता है गीज़र। उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीज़र जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये हमें वहाँ देखने को मिल सकता है। भूमिगत जल भी तल संतुलन का एक कारक है। इसके अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्यों से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर की तरफ जल है, वो अपना कार्य विशेष रूप से चूना प्रदेश में करता है, संपन्न करता है। और चूना पत्थर से निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसको कहते हैं कास्ट स्थलाकृति। चूने का पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा के जल में शीघ्रता से घुल जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्षा जल ऊपरी धरातल से चूने की चट्टानों में होकर भूमि के नीचे धाराओं के रूप में बहने लगता है। और जिन चट्टानों में यह धरातलीय जल भूमि में प्रवेश कर बहता है, वहाँ चट्टानों में अपर्दन कार्य संपन्न होता है। तो भूमिगत जल द्वारा किए गए अपर्दन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो है धरातल के ऊपर की ओर, दूसरा धरातल के नीचे की स्थलाकृतियों में। अब धरातल के ऊपर निर्मित स्थलाकृतियों को घोल रंध्र या विलय रंध्र कह सकते हैं। धरातल के नीचे बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या क्या कहलाती हैं? कंदराएँ, स्टेलेक्टाइट यानी आकाशीय स्तंभ, स्टेलैग्माइट यानी पातालीय स्तंभ। तो इसमें दोनों का यहाँ पर चित्र दिया है। ये प्रमुख है और ये आकृतियाँ चूना मिश्रित जल में निरंतर टपकने से बनती है। इसमें निरंतर कौन सा जल टपकता है? चूने का। जल अंश के बह जाने पर चूना जमता जाता है और एक स्तंभ का आकार ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, स्तंभ के रूप में। ऐसी आकृतियाँ यूरोप के एड्रियाटिक सागर में और उसके तट पर गुफाओं में पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में भी हमें ऐसी गुफाएं देखने को मिली है। कौन सी जगह? इंडिया में, भारत में, बस्तर में, जिसमें ऐसी चूना निर्मित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। घोल रंध्र क्या है? जल में घुलन क्रिया के कारण चूने की चट्टानों में बनी दरारें जो पड़ जाती है वो घोल रंध्र का रूप धारण कर लेती है। भारत में मेघालय प्रदेश में ऐसे अनेक घोल रंध्रों के कारण सड़कें और रेल मार्ग बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विलय रंध्र, घोल रंध्रों के नीचे लंबी नालियों को विलय रंध्र कहते हैं। ऐसे रंध्रें भूमिगत मार्गों द्वारा बड़ी बड़ी कंदराओं से जुड़ी होती हैं। फिर आता है कंदराएँ। कंदराएँ किसे कहते हैं? तो घुलन क्रिया द्वारा धरातल के नीचे की गुफाएं कंदराएँ कहलाती है। जो नीचे गुफानुमा आकार स्थलाकृतियाँ बन जाती है वो कंदराएँ कहलाती है। और ऐसी कंदराएँ बस्तर जिले में देखने को मिलती है और हिमालय की तलेटियों में। निक्षेपण, कंदराओं में निक्षेपण से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है वो होती है आकाशीय स्तंभ, जिसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और दूसरा होता है स्टेलेग्माइट यानी पातालीय स्तंभ। ये दोनों चूने की चट्टानों के प्रदेश के अंदर जो कंदराएँ होती है, भूमिगत कंदराएँ होती है, वो छत से लटकती हुई ठोस और नुकीली स्तंभाकार आकृति के रूप में दिखती है, जिसको आकाशीय स्तंभ कहते हैं। और दूसरी होती है पातालीय स्तंभ, जो फर्श पर चूना मिश्रित जल के टपकने से इकट्ठी होकर बनती है। अब आता है पवन के कार्य। तल संतुलन के कारक के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय होती है। इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती रहती हैं। जो मरुस्थलीय का इलाका होता है, रेतीला इलाका होता है, ये शुष्क प्रदेश होता है और वर्षा यहाँ कम होती है। वो तापमान बहुत ऊंचा होता है, उच्च तापमान होता है। यहाँ तेज हवाएं बहती है और वनस्पति का अभाव होता है। इन
प्रदेश में तापमान की अधिकता से खुली चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती है और रात में तापमान अत्यधिक होने के कारण गिरने अधिक होने के कारण तो क्या होती है, चट्टानें फैल जाती है और कम होने के कारण वो सिकुड़ने लगती हैं। फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें टूटती है और अंत में छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है और ये क्रिया अपक्षय द्वारा संपन्न होती है। अब अपर्दन क्या है मरुस्थल में? तो मरुस्थलीय भागों में पवन वेगवान होती है, बहुत तेज़ी से बहती है। वह अपने साथ कंकड़ और बालू कणों को दूर दूर तक उड़ाकर ले जाती है और पवन के साथ लुढ़कते उड़कते क्या होती है, उड़ते उड़ते वो कण आपस में एक दूसरे से घर्षण करने लगते हैं। सम्मुख चट्टानों से टकराते हुए उसे खोरचते हैं और यह कार्य अपघर्षण कहलाता है, सन्निघर्षण कहलाता है और अपवाहन कहलाता है। अब अपवाहन क्या है? तो चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की जो क्रिया होती है वो अपवहन होती है। और सन्निघर्षण क्या है? पवन में उड़ते कणों पर परस्पर टकराते हुए उसको खंडित कर देना। और अपघर्षण क्या है? जो रेत है वो कणों से युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसने का कार्य करती है, इसलिए तो घर्षण कहते हैं उसे। तो पवन के यहाँ पर जो कार्य है किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? पहली बात तो उसकी गति की वजह से, फिर कणों के आकार, मात्रा और ऊंचाई से, तीसरा उसकी संरचना बनावट से तथा जलवायु से। अब पवन अपर्दन के छत्रक यारदांग की आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक छत्रक का चित्र दिखाया गया है, ये छत्रक के रूप में है। निक्षेपण। अब अपर्दित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर तक उड़ा ले जाती है और जैसे ही पवन का वेग कम होता है या कोई अवरोध आता है तो वो निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। और इससे क्या क्या बनते हैं? बालू के टीले बनते हैं, जैसा चित्र में दिया है, बरखान बनता है, लोयस बनता है, अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। बालू के टीले यानी मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर ये ढेर बालू का लग जाता है टीले के समान, और यह अर्धचंद्र का अंध्राकार भी यानी आधा चंद्र के समान भी दिखाई देता है और ये सदैव एक ही दिशा में हवा में बहती है और वही बनते हैं। लोयस क्या होता है? अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ दूर जाकर जमा होती है। इस तरह जिस मैदान की रचना होती है वो लोयस कहलाता है। और ये लोयस का मैदान कहाँ पर है? चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। अब जो समुद्र लहरों के कार्य है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।